फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी साइंस की जो बुक है, क्लास है 10th, इससे संबंधित अपना 5th चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इससे पहले हमने साइंस के 4 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में केवल उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक हों, ताकि आप अच्छे अंक जो हैं वो बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकें। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है शेखावाटी मिशन नाम से जो सेवारत शिक्षकगण हैं उनकी टीम और सहयोगियों ने। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें। तो पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तक जो है वो उत्तरदायी है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है? तो वो नेफ्रॉन होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, आरबीसी जो हैं, उसमें ये पाया जाता है। पादप में फ्लोएम उत्तक जो है वो किसका उत्तरदायी होता है? तो वो भोजन का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्य में आमाशय जो है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से। मानव में फुफ्फुस जो है वो श्वसन तंत्र का एक प्रमुख भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है, वो काम करते हैं वाल्व। मनुष्य में जो वृक्क होता है वो एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। हमारे शरीर में भोजन जो है वो किस रूप में संचित रहता है? तो इसकी हम बात करें तो हमारे शरीर में जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसके लिए CO2 और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी इसके लिए ज़रूरी हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव में हृदय जो है वो एक तंत्र का भाग है जो परिवहन से संबंधित होता है। रुधिर का द्रव भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। पाचन क्रिया जो है वो छोटी आंत में पूर्ण होती है। निम्नलिखित में से जैव उत्प्रेरक की बात करें तो एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो क्षुद्रांत्र कहलाता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग जो है वो क्लोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते? तो वो अपनी जो धमनी होती है उसमें वाल्व नहीं होते हैं। पादपों में भोजन का परिवहन जो है वो किस उत्तक के द्वारा होता है? तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है। वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है लाइपेज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो वो जल से बाहर निकलती है, जल के रूप में वो बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं वो धमनियां कहलाती हैं। पित्तरस जो है वो यकृत से स्रावित होता है। रक्त का थक्का बनाने का जो कार्य है वो प्लेटलेट से मतलब रक्त बिंबाणु करते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन जो है वो क्षुद्रांत्र वाले भाग में होता है। अमीबा भोजन जो है वो कूटपाद या फिर जो पादाब है उसकी सहायता से करता है। जठर ग्रंथियां जो हैं वो आमाशय में पाई जाती हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो वो प्रक्रम श्वसन कहलाता है। इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ये अवायवीय श्वसन से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन के मुख्य उत्पाद बनता है तो इससे इथेनॉल बनता है। स्वस्थ
शरीर का सामान्य जो रक्त दाब है वो कितना होता है, तो उसकी हम बात करें 120 इंटू 120/80 mmHg होता है, 120/80। नेक्स्ट है फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी रचना है वो वायुकुपिका कहलाती है। रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम आपको बताना है, तो वो होता है स्पाइगमोमैनोमीटर। लार में एंजाइम की हम बात करें तो वो एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। जटिल मंड जो है वो स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है, तो उस एंजाइम का आपको नाम बताना है, तो वो है लारिए एमाइलेज। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो वो होते हैं 2। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है यूरिया। शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन किस तरल के द्वारा होता है, तो वो लसिका के द्वारा होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है शुद्रांत्र में प्रोटीन का पाचन जो है वो कौन सा एंजाइम करता है, वो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो करता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो वो हरित लवक के कारण होता है। यकृत एवं अमाशय जो है वो दोनों अपने स्रावित रस आहार नाल के किस भाग में भेजते हैं, तो वो शुद्रांत्र जो है उसके अंदर ही वो भेजते हैं। 1 मोल एटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा मोचित होती है, तो वो होती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो क्या कहलाती है, तो वो नेफ्रॉन या वृक्काणु कहलाती है। किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम आपको बताने हैं, तो एक कोशिकीय जीव एक तो अमीबा है और दूसरा है पैरामीशियम। नेक्स्ट है अधिक काम करने पर पेशियों में किस कारण से दर्द होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण वो दर्द होता है। अधिक काम करेंगे तो लैक्टिक अम्ल जो है वो जम जाएगा जिसके कारण पेशियों में दर्द होता है। फेफड़ों में जो गैसें हैं उनका विनिमय कहाँ होता है, O2 और CO2 का, तो वो वायुकुपिका नामक स्थल पर होता है। फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो वो वायुकुपिका कहलाती है। आरबीसी का रंग कौन से वर्णक की उपस्थिति में लाल होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति में। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं एटीपी को। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ए की हो जाएगी एडिनोसिन, टी की हो जाएगी ट्राई, पी की हो जाएगी फास्फेट। आमाशय में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, तो वो पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसके द्वारा ऐसा होता है। श्वसन में ग्लूकोज का पायरूवेट जो है उसमें विखंडन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, तो वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। आहार नली के प्रत्येक भाग में भोजन की नियमित प्रवाह होने से कौन सी गति जो है वो आवश्यक होती है, तो वो होती है कर्माकुंचक गति। नेक्स्ट है क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको दीर्घरोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पत्तियों में रंध्रों के द्वारा खुलने एवं बंद होने का कार्य किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा ये कार्य होता है। पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद किस भाग में संचित रहते हैं, तो ये पुराने जो जाइलम हैं उसमें संचित रहते हैं। उभयचर या बहुत से सरीसृप जंतुओं अनियत तापी जो जंतु हैं उनमें कितने कोष्ठीय हृदय होते हैं, तो उनमें 3 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको बतानी है, तो सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पायरूवेट
के विखंडन से CO2, जल तथा ऊर्जा बनती है और ये क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो भाग होता है वहाँ पर ये क्रिया संपन्न होती है। हमारे शरीर में भोजन जो है वो किस रूप में संचित होता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है। मानव में पाचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो वो होता है बृहदांत्र में। पादपों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। पादपों के लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा पादपों के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में प्लाज्मा का क्या कार्य होता है, तो रुधिर का एक तरल माध्यम जो है वो प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनका विलीन रूप में वहन करता है, मतलब उनको ढोता है। नेक्स्ट है, कौन से जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही करके उसका अवशोषण करते हैं, तो उन जीवों के नाम है फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है, तो इसमें पादपों में दिन के समय जाइलम में जल की गति के लिए वाष्पोत्सर्जन मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है तथा रात्रि के समय जल के वहन में मूल दाब विशेष रूप से प्रभावी होता है। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम जो हैं वो कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं और जीव भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जैव उत्प्रेरक एंजाइम का उपयोग वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, तो मनुष्यों में रक्त जो है वो परिवहन के प्रत्येक एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार आता है, इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। वसा का पायसीकरण क्या होता है, तो वसा में वृहत अणुओं की छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन करना पायसीकरण इम्लीफिकेशन कहलाता है। फिर हमें पाचन की परिभाषा बतानी है, तो पाचन जो होता है वो भोजन को छोटे अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा उत्तकवर्धी और मरम्मत करने के लिए कर सकता है। पाचन जो है वो एक जीवन प्रक्रिया है जो लगभग सभी जीवित जीवों में ये क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई जो है वो ज़्यादा क्यों होती है, तो घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनको सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की ज़रूरत होती है। मांस का पाचन सरल होता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की जो क्षुद्रांत्र होती है वो छोटी होती है और शाकाहारी जानवरों की लंबी होती है। भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका आपको समझानी है। अग्नाशयिक रस का स्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इम्लिशीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम उसमें होता है। क्षुद्रांत्र में आमाशय से आने वाला भोजन जो है वो अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस जो है वो उसे क्षारीय बना देता है। दंत क्षरण क्या है, मतलब दांतों को नुकसान किस प्रकार होता है, तो दांतों के इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृत्युकरण के कारण दंत क्षरण होता है और इसका कारण जो है वो जीवाणुओं के द्वारा शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स द्वारा
अनुरक्षण किस प्रकार से होता है। तो शरीर से रक्त स्राव होने पर प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो हैं वो चोट लगे हुए स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का जो थक्का है वो बना देती हैं, जिससे रक्त स्राव जो है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी जीव और दूसरा है विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि सभी हरे पौधे और जो कुछ जीवाणु हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। विषमपोषी जीव जो हैं वो अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि जंतु और कवक। तो ये डिफरेंस आपको स्वपोषी और विषमपोषी जीवों में पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है, इस प्रक्रम की अभिक्रिया जो है वो समीकरण सहित आपको लिखनी है। तो हरे पौधे मतलब जो स्वपोषी जीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरी करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके रूप में उसे संश्लेषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और पौधों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, और यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण से हम समझ सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके ये C6H12O6 प्लस 6O2 का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटनाओं को समझाइए। तो मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरी घटना है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। तीसरी घटना है H2O अणुओं का H2 और O2 में अपघटन करना। और चौथी इसकी घटना है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र क्या होते हैं और पादपों में रंध्र खुलने और बंद होने की क्रियाविधि आपको समझानी है। रंध्र जो होते हैं वो पत्ती की सतह पर कुछ सूक्ष्म छिद्र आपने देखे होंगे। आप पत्तियां तोड़कर देखो और वहाँ पर छोटे छोटे छेद आपको दिखाई देते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान जो है वो इन्हीं रंध्रों या छिद्रों के द्वारा होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन रंध्रों को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना ये द्वार कोशिकाओं का एक प्रमुख कार्य होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं, और रंध्र का जो छिद्र है वो खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। इस चित्र में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ जो चित्र दिखाया गया है उसमें हरित लवक, रंध्र छिद्र और द्वार कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिक जीव में पोषण विधि को आपको समझाना है और अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब हम देखेंगे। मतलब एक कोशिक जीव जो अमीबा है, एक ही क्वेश्चन को दो रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि एक कोशिक जीव अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध मतलब
कूटपाद या जो पादाब होते हैं उसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का अपघटन जो है वो सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं तथा बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर वो निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, साइज होती है, जो पक्षमाभ द्वारा ही पूरी सतह पर वो ढकी रहती है। इसमें भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाभ की गति के द्वारा पहुंचता है। तो यहाँ आप चित्र देख सकते हैं एक कोशिकीय जीव का। तो यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रक है और खाद्य कण हैं। फिर इसमें पादाब और कूटपाद आपको दिखाए गए हैं। खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये इसका चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों और सहायक अंगों के नाम आपको लिखने हैं। तो पाचन तंत्र के मुख्य अंगों की बात करें तो इसमें मुंह है, ग्रसनी व ग्रसिका है, आमाशय है, क्षुद्रांत्र है, बृहदांत्र है और गुदा द्वार है। तो ये पाचन तंत्र के मुख्य रूप से 6 अंग हैं। फिर अगर हम सहायक ग्रंथियों की बात करें तो उसमें लाला ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय प्रमुख ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार जो है वो किस प्रकार सहायता करती है। तो लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारिये एमिलेस कहते हैं। यह लारिये एमिलेस एंजाइम जो होता है ये भोजन में उपस्थित जटिल अणु या मंड जो स्टार्च होता है उसको सरल शर्करा में खंडित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय से स्रावित अम्ल का नाम और कार्य आपको बताने हैं या फिर मानव के आमाशय में पाचन क्रिया विधि को आपको समझाना है या फिर क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, समझाइए। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो एक ही रूप में पूछे गए हैं। तो इसका जवाब नीचे हम देखेंगे। मुंह से भोजन जो है वो इसोफेगस के द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जो जठर ग्रंथियां हैं वो पाचक रस स्रावित करती हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, पेप्सिन एंजाइम तथा श्लेष्मा इसके अंतर्गत होते हैं। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन के माध्यम को अम्लीय वो बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से सुरक्षा करता है। आमाशय में इस पचित भोजन को कायम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रांत्र में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है ये आपको समझाना है। क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का एक स्थल माना जाता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत्र में आंतरीय रस जो है वो लगातार स्रावित होता रहता है एवं यकृत से पित्त रस तथा अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस जो है वो प्राप्त होता है। पित्त रस भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है एवं वसा का इम्लशीकरण वो करता है। इम्लशीकृत वसा का पाचन जो है वो लाइपेज एंजाइम भी करता है। अग्नाशयी रस का ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का एक पूर्ण पाचन करता है। आंतरीय रस में उपस्थित एंजाइम जो है वो अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन आपको समझाना है और यह प्रक्रम कहाँ पर होता है। तो हमारे शरीर में वसा का जो पाचन है वो क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र में वसा जो है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में आती है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। यकृत द्वारा स्रावित
पित्त लवण जो है वो इस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़कर इमलशीकृत कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। अग्न्याशय द्वारा स्रावित अग्न्याशयिक रस में लाइपेज एंजाइम होता है जो इमलशीकृत वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पाचित भोजन का जो अवशोषण है वो कैसे होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक अस्तर पर केवल अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने एवं नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहाँ अधिसंख्य दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का जो आरेख है उसका चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार का चित्र जो है वो आपको एग्जाम में बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए, या फिर इसी क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। तो इसका जवाब हो जाएगा, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा में बदल जाता है। वायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे पदार्थ भी बनते हैं। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का एक अणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में टूटकर पाइरूवेट के 2 अणु बनाता है। वायवीय श्वसन में पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक और विपरीत प्रक्रियाएं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन इसमें स्वतंत्र होती है, मुक्त होती है। वहीं श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शेष रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर आपको बताना है। वायवीय श्वसन जो है वो O2 की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है वो O2 की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में उत्पाद जो है वो CO2 व जल बनते हैं और अवायवीय श्वसन में उत्पाद जो है वो इथेनॉल और CO2 बनते हैं। अगला अंतर है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है, जबकि इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन में जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, जबकि इसमें यह कुछ जीवाणुओं जैसे कि यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीव श्वसन किस प्रकार से करते हैं, ये आपको बताना है कि जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय जो है वो विलेय जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत ही कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे कलोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर जो है वो ले जाता है। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर कलोम में भेज दिया जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर जो है वो हृदय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए।
या फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। जवाब हो जाएगा नासा द्वार के माध्यम से वायु जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासा द्वार में वायु महीन बालों द्वारा फिल्टर हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु जो है वो धूल तथा दूसरी अशुद्धियों से रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ से श्वास नली के द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। फुफ्फुस के अंदर श्वसन मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाता है, जिसे वायु कुपिका नाम दिया गया है। कुपिकाओं की जो भित्ति है उसमें रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां जो हैं वो ऊपर उठती हैं एवं डायफ्राम जो है वो चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती हैं। इससे वायु फुफ्फुस की वायु कुपिकाओं में भर जाती है। रुधिर जो है वो शेष शरीर में एकत्रित CO2 जो है वो कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। यहाँ वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाता है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन जो है वो हमारे शरीर में विलेय अवस्था में होता है। नोट रूप में हम देखें कि गैसों के आदान प्रदान में वायु कुपिकाएं जो हैं वो अधिकतम विनिमय करती हैं, क्योंकि वायु कुपिकाओं का सतही क्षेत्रफल जो है वो अधिक होता है, जिससे गैसों का विनिमय जो होता है वो दक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, या फिर मानव हृदय में ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रक्त प्रवाह के प्रक्रम को समझाइए, या फिर मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थित चित्र आपको बनाना है। तो इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब हो जाएंगे कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। वो 4 कोष्ठ कौन से हैं? दायां आलिंद, बायां आलिंद एवं दायां नीले और बायां नीले, ये 4 कोष्ठ होते हैं। आलिंद व नीले के मध्य वॉल्व लगे होते हैं। जब आलिंद या फिर नीले जो है वो संकुचित होते हैं तो वाल्व जो हैं वो रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है वो फुफ्फुस से हृदय के बाईं और बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद में संकुचन से रक्त जो है वो दाएं नीले में प्रवेश करता है। बाएं नीले के संकुचन से रक्त जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। रक्त से ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा यह विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में डाला जाता है। इस आलिंद में संकुचन से रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले में संकुचन होने पर रक्त को फुफ्फुसीय ध्वनि के द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है। यहाँ रक्त पुनः ऑक्सीजनित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक एक चक्र में रक्त जो है वो 2 बार हृदय में आता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। नीचे आप इसका चित्र देख सकते हैं। ये फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसनी ध्वनि आप देख सकते हैं। फुफ्फुस कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। फुफ्फुस के फुफ्फुसीय शिला यहाँ पर दिखाई गई है। शरीर की महाध्वनि कौन सी है, शरीर से महाशिराएं कौन सी है, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आप ये चित्र देखकर इसको और आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका क्या है
और लसिका के कोई दो कार्य आपको बताने हैं। तो लसिका जो है वो एक प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों के द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं जो हैं वो बाहर निकलकर ऊतक के अंतः कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक जो है वो तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। इसके हम दो कार्यों की बात करें तो इसके कार्य हैं शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित पाचित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और दूसरा कार्य है अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरा और धमनी में क्या अंतर होता है। तो शिरा जो होती है वो रुधिर को अंगों से हृदय में लाने का काम करती है। धमनी क्या काम करती है, रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है। तो दोनों में ये अंतर है। दूसरा अंतर है शिराओं में अशुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित होता है और इसका एक प्रमुख अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसका भी एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। शिरा में रक्त दाब कम होता है जबकि धमनी में रक्त दाब जो होता है वो उच्च पाया जाता है। शिरा में वाल्व पाए जाते हैं जबकि धमनी में वाल्व नहीं होते हैं। शिरा की दीवार पतली होती है जबकि धमनी की दीवार जो होती है वो मोटी होती है। यही 5 प्रकार के अंतर हमने देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब किसे कहते हैं। क्या होगा यदि रक्त दाब उच्च हो जाता है, आपको समझाना है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे ही रक्त दाब कहते हैं। ब्लड प्रेशर, यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब जो है वो नीले प्रकुंचन के दौरान, प्रकुंचन मतलब संकुचन दाब, तथा नीले अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का जो दाब है वो अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्यतः प्रकुंचन दाब जो होता है वो लगभग 120 mm और जो अनुशिथिलन दाब जो है वो लगभग 80 mm होता है। स्फाइग्मोमैनोमीटर जो होता है वो यंत्र से रक्त दाब इस यंत्र से रक्त दाब को नापा जाता है। उच्च रक्त दाब को अति तनाव भी कहा जाता है और इसका कारण जो है वो धमनियों का सिकुड़ना माना जाता है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है और इससे धमनी जो है वो फट सकती हैं तथा आंतरिक रक्त स्रवण हो सकता है और इंसान की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है और वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है वो आपको बताना है। पादप के वायवीय जो भाग होते हैं उनके द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के ताप नियमन में भी सहायक होते हैं। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन आपको समझाना है। जाइलम जो है वो ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं जो हैं वो आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जल जो है वो अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। पर यह दाब जो है ये जल को पादपों की अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है।
पादप जाइलम के द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की युक्ति अपनाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एवं चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। जल के वहन में मूल दाब जो है वो रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन में रंध्र जो है वो खुले हैं। वाष्पोत्सर्जन कर्षण और जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण आपको समझाना है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका के ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में ये होता है। फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह उत्तक का परासरण दाब जो है वो बढ़ा देता है जिससे जल जो है इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब भोज्य पदार्थों को फ्लोएम द्वारा उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम उत्तक पादप की आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए हम समझें, बसंत ऋतु में जड़ व तने के उत्तकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण जो है वो कलिकाओं में होता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर से नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि आपको समझानी है या फिर मानव उत्सर्जन की क्रिया विधि समझानी है। तो इसका जवाब हो जाएगा मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद में मूत्रवाहिनी से होता हुआ ये मूत्राशय में आ जाता है और यहाँ तब तक वो एकत्र रहता है जबकि वो मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता। प्रत्येक वृक्क में अनेक आधारी निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसी नेफ्रॉन में रक्त को नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों जैसे कि यूरिया या यूरिक अम्ल का निस्यंदन होता है। आरंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थों जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल शेष रह जाते हैं। इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है और इसका हम नीचे चित्र देख सकते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। ऐसा चित्र आपको बनाना होगा। तो यहाँ सभी नामांकित हैं, आप इन नामों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम अपोहन किसे कहते हैं या फिर अपोहन या कृत्रिम वृक्क क्या है, इसकी क्रिया विधि आपको समझानी है और इसका उपयोग लिखना है। वृक्क में सीमित रुधिर जो है वो प्रवाह संक्रमण या फिर आधार वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। इस कारण शरीर में विषैले जो अपशिष्ट होते हैं वो संचित हो जाते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में
कृत्रिम वृक्क का प्रयोग मनुष्य के अंतर्गत किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क जो है ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों को रुधिर से अपोहन मतलब डायलिसिस के द्वारा निकालने की एक तरकीब युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्ध पारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव्य से भरी टंकी में लगी हुई होती हैं। रोगी के शरीर को इन नलिकाओं से प्रवाहित करवाते मतलब रोगी का जो रुधिर है, जो रक्त है, उसको इन नलिकाओं के अंदर से प्रवाहित करवाया जाता है। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं वो विसरण के द्वारा अपोहन द्रव्य में आ जाते हैं और शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन इसमें कोई पुनर्वशोषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का आपको एक चित्र बनाना है और उस चित्र में सभी जो अंग हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का, ये मानव पाचन तंत्र का ये चित्र आप देख सकते हैं। नीचे हम देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। तो इस प्रकार का चित्र आप बनाएंगे। वृक्क, धमनी, शिरा, महाधमनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सब कुछ इसके अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बताना है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पर्ण की अनुप्रस्थ काट का चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसा चित्र आपको बनाना है और उसको नामांकित करना है। चित्र बनाने के बाद में आपको नाम जरूर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। किस प्रकार का मानव का हार्ट होता है? तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये मानव हृदय का चित्र है और इसमें अलग अलग नाम जो है वो दर्शाए गए हैं। कौन सी जगह पर कौन सा नीले होता है, कौन सा अलिंद होता है, जो 4 भाग इसमें बताए गए हैं वो सब कुछ यहाँ पर दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है, वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र आपको बताना है। तो ये वृक्काणु जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके सभी नाम जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको इसका चित्र बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं श्वसन तंत्र किस प्रकार होता है, कौन कौन से इसके अंग हैं, सभी के नाम आपको लिखने हैं। फुफ्फुस, मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ, नासाद्वार, श्वास नली सब कुछ यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।